गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अब तक जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव 5 पढ़ चुके हैं। अभी 3 पार्ट ऑफ स्पीच बाकी है, जिसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसी की कड़ी में हम लोग आज प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, चलिए सीधा हम लोग पार्ट पर आते हैं। द प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। हिंदी में इसे शब्द को, इसका मतलब होता है संबंध बोधक, अर्थात जो संबंध को बोध कराए। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। Another noun or pronoun. A preposition is a word placed before a noun, noun or a pronoun. नाउन और प्रोनाउन के पहले, संज्ञा या सर्वनाम के पहले, टू शो इट्स रिलेशन, ये दिखाने के लिए, उसका संबंध प्रदर्शन करने के लिए, विद अदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ, एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने का जो कार्य करते हैं, they are known as preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. जैसे the cup is on the table. The cup is on the table. अब the table ये नाउन है, टेबल नाउन है। अब उसका संबंध पहले वाला नाउन जो है कप क्या है उसको बता रहा है, और आन जो उसको संबंध को जोड़ रहा है कि कप जो कहां पर है, टेबल पर। आगे देखिए, रीता प्लेज विद मी, यू लाफ्ड एट मी। पहले वाक्य में आन ऐसा शब्द है जो संज्ञा टेबल से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा कप से प्रकट करता है। कप और टेबल के बीच में संबंध यह है कि कप जो है टेबल पर रखा हुआ। दूसरे वाक्य में रीता प्लेज विद मी, अब यहाँ मी जो है प्रोनाउन है। दूसरे वाक्य में विद ऐसा शब्द है जो सर्वनाम मी से पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध रीता से प्रकट कर रहा है कि खेलने का संबंध है। यू लाफ्ड एट मी। तीसरे वाक्य में एट ऐसा शब्द है जो सर्वनाम हिम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे वाक्य यू से प्रकट करता है। इस प्रकार ऑन शब्द जो संज्ञाओं के बीच, बीच शब्द जो सर्वनाम एवं संज्ञा के बीच, एट शब्द जो दो सर्वनामों के बीच संबंध जोड़ता है, आता है, ये शब्द प्रीपोजिशन है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों रूप होता है। इस बात को समझने के लिए निम्न सूची को देखिए। वो एडवर्ब में भी होते हैं, प्रीपोजिशन में भी होते हैं। अब देखिए, प्रीपोजिशन का कॉलम ए है, एडवर्ब का कॉलम बी है। He went in the room. He went in. He moved on the carpet. He moved on. I am standing near you. Come here. He came before me. I have seen you before. अब इसमें सब में देखिए, पहले में इन समझाया गया। नीचे देखिए, यहाँ कॉलम ए के अंतर्गत प्रीपोजिशन और कॉलम बी के अंतर्गत एडवर्ब्स का प्रयोग दिखाया गया है। कॉलम ए में इन, पहले वाक्य में इन है, दूसरे वाक्य में भी, एडवर्ब में भी देखिए कॉलम बी में इन है। ऑन, नियर, बिफोर। इन, ऑन, नियर था, बिफोर के पश्चात कॉलम ए में नाउन या प्रोनाउन है। इन द रूम, रूम यहाँ नाउन, कारपेट नाउन, नियर प्रोनाउन, बिफोर टाइम। तो यहाँ जो देखिए क्या है कि नाउन और प्रोनाउन पहले कॉलम में इन, जितने इन, ऑन, द, नियर है, ये जो है किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हैं। जबकि कॉलम बी में
ही वेंट इन, मूव्ड ऑन, ईयर बिफोर, ये जो है क्या कहते हैं कि पश्चात कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जिसके साथ इनका संबंध जोड़ने का कार्य हो। तो पहले में संबंध जोड़ रहे हैं इसलिए प्रीपोजिशन है, बीच में इनका कोई संबंध जोड़ने का कार्य नहीं है इसलिए यहाँ ये एडवर्ब है। यहाँ कॉलम ए के अंतर्गत प्रीपोजिशंस और कॉलम बी के अंदर एडवर्ब्स का प्रयोग दिखाया गया है। कॉलम ए में इन, ऑन, नियर तथा बिफोर के पश्चात नाउन या प्रोनाउन है, जबकि कॉलम बी में इन, ऑन, नियर के पश्चात, बिफोर के पश्चात कोई नाउन या प्रोनाउन है। अंतर की पहचान दोनों के अंदर क्या है? प्रीपोजिशन के पश्चात उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जबकि एडवर्ब के पश्चात नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि कॉलम ए और बी में स्पष्ट दिख रहा है। यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस, संबंध बोधक के प्रयोग, ये लंबा है यहाँ तक, चलिए आज पूरा खत्म करेंगे क्योंकि साइड तक ले जाएंगे। निम्नलिखित प्रीपोजिशन और उनके प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एट और इन। पहला, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, जबकि इन का प्रयोग बड़े स्थान तथा देश के लिए होता है। जैसे आई लिव एट खैर, ही लिव्स इन दिल्ली। आई लिव एट वाजिदपुर, बट आई लिव इन वाराणसी। तो वाराणसी बड़ा क्षेत्र है, जहां बड़ा जगह है वहां के लिए वाराणसी इन लगा, और छोटे से क्षेत्र के लिए आई लिव एट कोयराजपुर, आई लिव एट वेलखा। लेकिन वाराणसी के लिए आएगा तो वहां आई लिव इन वाराणसी होगा, ना कि एट वाराणसी। ही लिव्स इन दिल्ली। इनका प्रयोग, एक तो ये हो गया छोटे और बड़े स्थान के लिए, दूसरा इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, जबकि एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। I shall come in 2 days, in 2 months, in 2 years, in 2 hours। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट टाइम है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम है, he came at 6 o'clock। एग्जैक्ट टाइम रहेगा, तो जो है वहां पर एट का प्रयोग होगा। इन का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए। इन और आफ्टर इन, इन और आफ्टर, इन और आफ्टर में दोनों में अंतर क्या है? इन बताता कि कार्य कुछ समय में होगा, आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। यू विल बी वेल इन 2 days, कि 2 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे, कुछ समय में होगा। आई शैल कम आफ्टर 1 hour, तो यहाँ कंफर्म है कि आफ्टर का है कि कितने समय बाद होगा, और इन का मतलब कितने समय के अंतर्गत होगा, कुछ समय के अंतर्गत। बिहाइंड और आफ्टर, स्थान सूचक है, आफ्टर समय सूचक है। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, ये स्थान सूचक है। ही वेंट होम आफ्टर 2 hours, यहाँ जो है समय का सूचक है। आफ्टर के लिए, समय का प्रयोग के लिए आफ्टर लगाते हैं, और स्थान के लिए बिहाइंड। बाई और विथ, कार्य करने वाले, बाई कार्य करने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। विथ का प्रयोग किसी यंत्र से कार्य करने के लिए किया जाता है। द वर्क वॉज डन बाई मुकेश, किसके द्वारा किया गया है? व्यक्ति के लिए, उसके लिए बाई का प्रयोग हुआ। वी राइट विद ए पेन, किस यंत्र के द्वारा, किसके साथ? विथ का प्रयोग हुआ, इसलिए वहां विथ का प्रयोग हुआ कि किसके साथ, किस यंत्र से कार्य कर गया। इन और इनटू, इन का प्रयोग विश्राम प्रकट करने के लिए, और इनटू का प्रयोग गति प्रकट करने के लिए होता है। अर्थात यहाँ कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, आइडल हो, वहां पर इन का प्रयोग, और जहां गति हो, मोशन हो, वहां इनटू का प्रयोग होता है। We were in our classroom, we were in our classroom, यहाँ क्लासरूम गतिशील नहीं, यहाँ अपने क्लास में है। She jumped into the well,
वह कुएं में कूदी, क्योंकि पानी जो है कुआं स्थिर है लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो क्या है, वो गतिशील होता है। और व्यक्ति भी जो जंप कर रहा है, वी वेयर इन आवर क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम में बैठे हैं, स्थिर है, और सी जम्प, वो कूद रही है, तो इसका मतलब क्या है, कूदने का काम क्रियाशील है, वो एक्टिव है, मोशन में है, इसलिए वहां जो है इनटू का प्रयोग हुआ। ऑन और अपान, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की गतिहीनता, रेस्ट प्रकट करने के लिए किया जाता है, कॉपी ऑन द टेबल। लेकिन जबकि अपान का प्रयोग मोशन या गति प्रकट करने के लिए किया जाता है, मोशन प्रकट करने के लिए। जैसे ही सैट ऑन ए चेयर, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहाँ एक्टिव है, क्रियाशील है, गतिशीलता, मोशन है, और यहाँ ही सैट ऑन ए चेयर, वो स्थिर है। तो बिलो और अंडर का प्रयोग, बिलो का अर्थ है स्थान, पदवी, कीमत, गौरव आदि में कमी होना, जबकि अंडर का अर्थ है किसी वस्तु या वस्तु का किसी अन्य के नीचे होना। अतः बिलो से स्थिति का ज्ञान होता है, अंडर नीचे रखे हुए किसी वस्तु के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे द रेडियो इज बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड माने एक मानक है, उसके नीचे रहता है उसकी क्वालिटी। द बॉल इज अंडर द टेबल, अब ये बॉल अंडर द टेबल माने टेबल के नीचे, तो स्थान की बात हो गई, और एक उसकी क्वालिटी, उसका स्थान, प्लेस। बिफोर और विदिन का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग किसी प्रयोग समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, विदिन अवधि के भीतर के लिए होता है। आई शैल गो देयर बिफोर मार्च 30, आई शैल गो देयर विदिन ए वीक। यहाँ जो है पहले वाले में दिया है समय की ओर संकेत कर रहा है, एग्जैक्ट मार्च 30, और यहाँ अवधि, एक पीरियड दिया गया है, विदिन ए वीक, विदिन 2 days, विदिन 2 hours। फॉर और सिंस, फॉर का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जैसे द बॉक्स इज फॉर क्लोथ्स, आई बॉट अ डॉल फॉर माई सिस्टर। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है। I have not eaten anything for 4 hours. I have been playing cricket for 3 hours. यहाँ के लिए भी, अर्थात अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है फॉर का। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए प्रकट किया जाता है, जैसे I have been working since morning, he has eaten nothing since yesterday। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग हुआ है, जबकि मैंने टेस्ट पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था। अप और डाउन, अप का अर्थ ऊपर और डाउन का अर्थ नीचे है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम भी है। नितिन इज गोइंग अप द लैडर, सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, विपिन इज कमिंग डाउन द लैडर, माने नीचे की ओर आ रहा है। तो अप और डाउन का अर्थ स्पष्ट हो गया। एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग इसको 2 बार 3 बार वीडियो चला करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, जितना मैंने समझाया उसको समझिए। इसके बाद कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।